नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली में ओजोन को लेकर जो विवाद चल रहा है वो थम नहीं रहा है और सरकार के आश्वासन के बीच बुलडोजर भी गरज रहा है। पहले ये शिकायत होती थी कि आम लोगों पर कार्रवाई होती है, खास लोगों को रियायत दी जाती है, लेकिन आज वो फासला भी मिटता दिखा। आज इसी मामले पर हम बात करेंगे क्योंकि सवाल दिल्ली का है। दिल्ली के ओजोन में बसी कॉलोनियों पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी स्थित मिलन विहार इलाके में बुलडोजर की गरज सुनाई दी है। वहीं इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। हालांकि दिल्ली सरकार ने राजधानी में ओजोन क्षेत्र में रहने वाले करीब 15 लाख लोगों को बड़ी राहत दी है। राजधानी में लगातार बुलडोजर की गरज सुनाई दे रही है और उसके साथ ही बढ़ रही है लोगों की दिलों की धड़कनें। दिल्ली के ओजोन में बसी कॉलोनी वासियों की चिंता और बेचैनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी स्थित मिलन विहार इलाके में अब तक की सबसे बड़ी डिमोलिशन कार्रवाई देखने को मिली। हैरानी की बात यह रही कि इस बार कार्रवाई आम लोगों के मकानों पर नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद गगनदीप चौधरी की संपत्तियों पर हुई। देखिए, तस्वीरों में देख सकते हैं आप, ये जो आप कार्यालय देख रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद है गगन चौधरी है, और ठीक इसके बराबर में आप देख रहे हैं ये जो मंदिर बना हुआ है और ये जो धर्मशाला है उसी का ठीक ये परिसर जो बनाया हुआ था, इसको अब ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए, थोड़ा नजदीक से मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पीला बुलडोजर चल रहा है। हालांकि डेमोलिशन की कार्रवाई से पहले दिन निकलते ही निगम पार्षद गगन चौधरी को डिटेन कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद पहले उनकी पारिवारिक संपत्ति पर बुलडोजर चला, तो उसके बाद अब उनकी खुद निजी संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन ये डेमोलिशन की कार्रवाई से पहले निगम पार्षद गगनदीप चौधरी जो है, उनके जो पिता हैं कुलदीप चौधरी को भी पुलिस ने डिटेन किया गया और लगातार अब देखिए यहाँ जो डेमोलिशन की कार्रवाई है वो हो रही है। सुबह होते ही पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और फिर चला प्रशासन का पीला पंजा। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में गरजा बुलडोजर, अब तक की सबसे बड़ी डिमोलिशन कार्रवाई। आपके निगम पार्षद गगनदीप चौधरी की संपत्तियों पर चला पीला पंजा। मिलन विहार इलाके को पुलिस छावनी में कर दिया गया था तब्दील। भारी पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स और स्थानीय पुलिस रही तैनात। आपके निगम पार्षद गगनदीप चौधरी को नजरबंद करने के बाद हुई कार्रवाई में पहले पार्षद के परिवार से जुड़ी संपत्तियों को निशाना बनाया। पार्षद कार्यालय के पास स्थित मां अंबे मंदिर परिसर पर बुलडोजर चलाया। इसके बाद देखते ही देखते कई निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में डर और बेचैनी का माहौल पैदा कर दिया। वहीं गगनदीप चौधरी लगातार दस्तावेज दिखाकर जमीन को निजी संपत्ति बताते रहे। अब निगम पार्षद के वकील रामवीर चौहान का दावा है कि जिस संपत्ति पर डिमोलिशन किया गया उस पर अदालत का स्टे आदेश मौजूद है। ये इलीगल एक्शन है अथॉरिटीज का। GMCD has already given in the report that they have no concern with this property and this is an old construction. They have revenue authorities has already submitted. This is they are working as puppet of the political persons and that is why they are taking this revenge action. It is a revenge action by the authorities. आप कह रहे हैं अभी स्टे लगा हुआ है। अभी भी स्टे है। Right now the order is operating. ये order, और ये देखिए खसरा नंबर, ये खसरा नंबर इसमें देखिए आप 141 का 14 15 16। नहीं ज्यादा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। जी ये ऑर्डर है स्टे का, इसी लैंड पे है। और अधिकारियों का क्या कहना है? पर अभी कोई कंस्ट्रक्शन, आप देखें कोई कंस्ट्रक्शन है नहीं इसमें, कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं है। 23 तारीख के बाद कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं है इसमें। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। कुछ दिनों पहले सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गगनदीप चौधरी की संपत्ति को सरकारी जमीन पर बताया था और कार्रवाई की बात कही थी। दिल्ली सरकार की तरफ से आश्वासन है कि दिल्ली सरकार ने ओजोन क्षेत्र में रहने वाले करीब 15 लाख लोगों को बड़ी राहत दी है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि झूठ बोला जा रहा है, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। एक आम आदमी पार्टी का बुराड़ी का विधायक है, वो स्वयं ही कब्जा किए सरकारी जमीन पे घर बना के रह रहे हैं। वो चाहते हैं कि इतना हल्ला होगा तो हमारा बच जाएगा। वहां के एक पार्षद, वो लगभग 12 एकड़ जमीन पर
पहले झुग्गी डलवा के, अब झुग्गी को हटा हटा के अपना घर कंस्ट्रक्शन बनाना शुरू कर रहे हैं। वो चाहते हैं इस हल्ला में उसको हम बचा लें। पूरे दिल्ली में जितनी भी कॉलोनियां हैं, आप सबको किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। कुछ समय पहले झुग्गी झोंपड़ी वाले लोगों के मन में हाहाकार था। रेखा गुप्ता जी रोज कहती थी झुग्गियां नहीं तोड़ी जाएंगी, और जिस दिन कहती थी उसी दिन झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चलता था। आज भी जब सरकार ये कह रही है कि ओजोन के ऊपर हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, कल ही ओजोन में आने वाले रिहायशी बिल्डिंगों के ऊपर बुलडोजर चला। हम सरकार से कहना चाहते हैं, सरकार मौखिक बयानबाजी ना करके लिखित और कागजी कार्रवाई करे। लोगों ने कहा कि वो इन इलाकों में दशकों से रह रहे हैं, अब बुलडोजर कार्रवाई का डर सता रहा है। अब ओजोन के बोर्ड के बाद उन्हें डर खाने लगा है कि कहीं उनके घर पर बुलडोजर ना चलाया जाए। साथ ही लोगों ने सवाल भी उठाया कि आखिर नए नियम की परिभाषा है क्या। कुछ ऐसे भी मकान तोड़े गए हैं जिनके पीछे की दीवारों पर प्लास्टर नहीं था और उन्हें नया मानकर तोड़ दिया गया। ऐसे में ओजोन क्षेत्र में आने वाले इलाकों के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इस चर्चा की हम शुरुआत करें, उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें पहला सवाल है, ओजोन क्षेत्र में एक्शन क्यों हो रहा है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा सवाल है, किन इलाकों के लोगों की चिंता और बेचैनी बढ़ी हुई है? सवाल नंबर 3, क्या दिल्ली में बुलडोजर दहाड़ता रहेगा? ये हमारे प्रश्न हैं। तो देखिए, हमारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ओजोन क्षेत्र में एक्शन क्यों हो रहा है? कब तक ये बुलडोजर दहाड़ता रहेगा? और जो दूसरा सवाल है, किन इलाकों के लोगों की जो चिंता है वो ज़्यादा बढ़ी है, बेचैनी कहाँ ज़्यादा है? तो चलिए सीधे अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। नीरज तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और विष्णु पांडे जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विष्णु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में कांग्रेस के भी नुमाइंदे जुड़ेंगे, कुछ और लोग भी जुड़ेंगे। तो पहले नीरज जी आपसे शुरू करते हैं। आज इतनी शोरगुल क्यों है सर? एक तरफ तो बुलडोजर ऐसे भी चलता है तो आवाज़ तो करता ही है, बहुत ज़ोर से आवाज़ होती है। दूसरा ये बात ज़्यादा, क्योंकि मैं कुछ एक्स हैंडल पे जा रहा था, गया, वहाँ पर भी कुछ लोगों की तरफ से जो आपत्तियाँ आई, उसमें इस बात को लेकर आपत्ति थी कि, और हालांकि कुछ लोग इसमें खुश भी दिख रहे थे मुझे बातचीत में, कि भाई पहले आम लोग नपते थे, इस बार खास भी नपे हैं। पार्षद तो दिल्ली के हिसाब से देखें तो छोटा मोटा चीज़ तो होता नहीं है, पार्षद ही बड़ी चीज़ है दिल्ली के हिसाब से। तो पार्षद के ही घर पे आप लोगों ने बुलडोजर चलवा दिया, ऐसा क्या है भाई? देखिए, आप जो बुलडोजर की, ओजोन की बात कर रहे हैं, तो मैं एक आपसे सिंपल सा सवाल जानना चाहता हूं कि ये ओजोन है क्या? ओजोन जो है ये बिल्कुल एक तरह से आप समझिए कि इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा 1 साल की सरकार का ये ओजोन देन है। ओजोन जो है एक कहीं ना कहीं माँ जमुना के लैंड पर किसी ने कैप्चर किया, किसी ने सरकारी जमीन पे कैप्चर किया, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कराया, कोई इलीगल कॉलोनी बसाया, कोई अनऑथराइज कॉलोनी बसाया। चलिए, इन सब चीजों को जब बाइफरकेट आप करते हैं, तो जिससे सबसे ज्यादा खतरा है दिल्ली को या पर्यावरण को या दिल्ली के पॉपुलेशन को, शायद मुझे लगता है कि ये कोर्ट और एनजीटी का मामला है जिसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है ओजोन के रूप में। ठीक है, अब ये जो निर्माण हुआ है या जो ये लोग वहां रह रहे हैं, ये पिछले 27 सालों के, मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूँ, कई डिबेट में इस चीज को बोला हूं मैं हर जगह, कि ये 27 साल का
देन है और 27 साल के किए हुए कुकृत्य का देन है कि दिल्ली में ये खतरा उत्पन्न हुआ है। अब इसको आप ओ जोन कहिए, पी जोन कहिए, डब्ल्यू जोन कहिए, एक्स जोन कहिए, वाई जोन कहिए, वो अलग अलग आप कह सकते हैं। और वही नहीं, आप 27 सालों में जिस तरह से दिल्ली को घेरने की व्यवस्था बनाई गई, सिर्फ वोट बैंक के लिए, सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, सिर्फ सीट बचाने के लिए और सरकार बचाने के लिए, तो ये लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हो सकता है। अगर हमारी सरकार आई है, हमने वादा किया है कि हम बिल्कुल जो सुरक्षित दिल्ली है उसका निर्माण करेंगे। हम 2047 तक एक विकसित दिल्ली का निर्माण करेंगे, जहां हर कोई रहने वाला व्यक्ति ये सोचे कि हाँ, ये दिल्ली है, देश की राजधानी है। तो अगर आपने 27 साल सत्ता में जो भी लोग रहे, मैं किसी व्यक्ति का नाम, पार्टी का नहीं ले रहा हूँ, और उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्टी का ही, पार्टी का हर नुमाइंदा जो सरकार से जुड़ा हुआ है, चाहे वो विधायक रहा हो, चाहे वो मंत्री रहा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे उनके रिलेटिव्स रहे हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर रहे हो, या वो लोग रहे हो जिन लोगों ने गरीब गुरबा को ठगा है, माँ जमुना का लैंड बेचा, कहीं सरकारी जमीन कहीं बेच दिया, कहीं जैसे आप बोलते हैं फॉरेस्ट लैंड बेच दिया गया। ये बहुत बड़ा सिंडिकेट और बहुत बड़ा गैंग है पिछले 27 सालों का। अगर आप इसको पूरा अध्ययन कीजिएगा, हम तो थोड़ा मोड़ा 2-4 दिन से अध्ययन कर रहे हैं, तो हम दंग रह गए हैं कि कितना बड़ा खेल खेला गया है, चाहे जमुना पार हो, चाहे तुगलकाबाद हो, चाहे मंडावली हो, चाहे मुंडका हो, चाहे नागलोई जाट हो, हर जगह। और किस तरह से खास तौर से उन प्रवासियों को जो बाहर से आए हैं, चाहे यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश, जहां से लोग आए हैं, वो मजदूरों को कितना बेवकूफ बनाया गया है, क्योंकि वो दिन भर कमाते हैं, रोजी रोटी करते हैं, और बनाने वाले जो लोग हैं वो 27 सालों तक सत्ता में बैठे रहे। लेकिन आज हम आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि ये चीज जो है, जिसके नाम पर आपको ठगा गया, ये बिल्कुल गलत है। ये आने वाले आपके पीढ़ी के लिए, आपके बच्चे के लिए, ये आपका संपत्ति नहीं हो सकता है। तो अगर सच्चाई बता के अगर सरकार कार्रवाई कर रही है, जिसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, आप पढ़िए पूरा, उस हाई कोर्ट का निर्देश है, एनजीटी का निर्देश है, और ये हम ही नहीं कर रहे हैं, ये करना ही होगा, क्योंकि आप डेंजरस जोन में माँ जमुना के, जिसको हम कहते हैं, जो उनका एरिया है, जैसे किनारे किनारे आप जब डीएनडी फ्लाईओवर पार कीजिएगा, कभी आप गए होंगे तो देखे होंगे धर्मराज जी, कि राइट साइड में जो ओखला साइड है, मेट्रो लाइन जो गया है उसके नीचे तक, मतलब जमुना जी के किनारे तक लोग बस गए हैं। और इसका वजह क्या है कि जो रसूख वाले लोग थे, उन लोगों ने इसका धंधा चलाया। मैं स्पष्ट आपसे बता रहा हूँ, आज हमारी सरकार आई है, हम लोग स्पष्ट जो कमिटमेंट किए हैं कि एक स्वच्छ दिल्ली, सुरक्षित दिल्ली, शिक्षित दिल्ली, इसका निर्माण करेंगे, ताकि आने वाले समय में देश की राजधानी रहे। माँ जमुना की जो अस्मिता है उसको भी बचाएंगे, प्रकृति की अस्मिता को भी बचाएंगे हम, और यहाँ पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली भी बनाएंगे। इसके लिए जो कार्रवाई हो रही है, लेकिन बार बार सरकार को टारगेट किया जा रहा है। अरे हमारी सरकार की कोई, चलिए सर, नीरज जी आपके पास आता हूँ, ठीक है, कुछ भी होगा तो अगर आप सरकार पे हैं तो हमले तो होंगे ही, उस कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे साथ राय तपन भारती भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका, आपके पास आता हूँ। तो उससे पहले विष्णु पांडे के पास में चलूंगा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विष्णु जी, तकलीफ आम आदमी पार्टी को इसलिए ज्यादा है क्योंकि आपके पार्षद को पहले नजरबंद कर लिया, उसके बाद उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया, या फिर जो इनकी तरफ से तर्क है कि भाई अगर आप खुलेआम सरकारी संपत्ति पर या उस बेल्ट पर कब्जा करोगे तो आप कोई भी हो, आप पर एक्शन होगा, और हमने वो किया। धर्मराज जी, देखिए, जो चीज गलत है वो गलत है ना, उसकी डिटेलिंग को अभी मैं दूसरे बार में समझाऊंगा जी। जो घर होता है ना धर्मराज जी, वो ना एक आदमी का सपना होता है। वो आदमी कई सालों से पैसे जोड़ के, पेट काट के, और तो और वो अपना पुश्तैनी जमीन बेच के घर बनाता है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, 2007 से लेके 2022 तक एमसीडी में कौन है? बीजेपी, ठीक है, और मात्र 2 साल के लिए हमारी एमसीडी में थी, उसके बाद अभी भी कौन है? बीजेपी। तो एक बात बताइए, दिल्ली में 2007 के से पहले जो कंस्ट्रक्शन, जो ये जो बूम हुआ है, दिल्ली में कोई भी घर,
चाहे वो कोई भी जोन हो, पहले वो एफ था, अब वो हो गया। नीरज जी आता हूँ जी, बोलिए। हाँ बोलिए। वो जो पूरा जो नीरज जी को बहुत जल्दी है, मैं तो कोई दिक्कत यही है, वो पूरी बात समझेंगे नहीं। सर मैं आपकी बात सुन रहा था सर, तो सुनिए ना। हाँ, तो क्या हुआ है, जब 2007 से लेके 2022 तक 15 साल एमसीडी में बीजेपी रही, उनका मेयर रहा, क्या दिल्ली का कोई एक आदमी ये कह देगा कि बिना एमसीडी के मिली भगत के, बिना बीजेपी के पार्षद के मिली भगत के ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन दिल्ली में हो गई है? बिल्कुल सीधी सी बात है। जब इनका ही मेयर था, इनके पार्षद थे 15 साल, तो कंस्ट्रक्शन इनके उसमें हुई, पहली चीज। दूसरी चीज, आज की डेट में आप ओ जोन के नाम पे आप तोड़फोड़ कर रहे हो। ओ जोन के नाम पे जो ऐतिहासिक फैलाव था यमुना का, वो अलग था। डीडीए ने सन 2013 में ही डीडीए ने ऑर्डर कर दिया था कि जो कॉलोनियां ओ जोन में है, ठीक है, उसको आप रेक्टिफाई कर लीजिए ताकि वो घर टूटे, क्योंकि वो बस चुके हैं। वहां पे हजारों करोड़ रुपए सरकार टैक्स का पैसा खर्च हो चुका है। वहां पे लोगों को आपने बिजली दे दी है, सड़क दे दी है, नाली दे दी है, रोड बना दिए, सीवर बना दिए, तो आप उनको बुलडोजर दिखाते हैं। दूसरी बात, अगर वो घर आज की डेट में 2013 में जब डीडीए ने बोला, दिल्ली की स्पेशल एक एक्ट है, उस एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ था, उसमें कहा गया था 31 दिसंबर 2026 तक आप इस ओ जोन को जो रिजोल्व करने के लिए लैंड यूज को चेंज किया जाए। मैं चाहूंगा, डीडीए में 12 साल से कौन है? बीजेपी है। 2013 में डीडीए ने कह दिया था इस चीज को कि आप इस चीज को रेक्टिफाई करा लीजिए। डीडीए में से सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है। आज ये तोड़फोड़ क्यों शुरू हो रही है? क्योंकि उस वो जो नॉर्म्स थे उसको 6 महीने बचे हुए हैं। उस पूरे 12 साल में ये एक सॉल्यूशन लेके नहीं आ पाए। आपको कोई चीज बस भी गई है, गलत हो भी गया है, तो आपके पार्षद सारे मिले भिगत थे, सारा कंस्ट्रक्शन ही आपके राज में हुआ है और आपकी डीडी को समाधान नहीं निकाल पाई। आज दिल्ली में आपने दहशत का माहौल बना दिया है। अरे कम से कम कुछ तो शर्म करो। अरे कम से कम आप सोचो, वो जो गरीब आदमी जो पेट काट के अपना घर, सपनों का घर बना रहा है, एक आदमी एक जीवन में कितना घर बनाता होगा? 1 या 2, इससे ज्यादा थोड़ी बना रहा होगा। आज जो दिल्ली में इतने हजारों घर तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं लोग, और तो तोड़ चुके हैं, वो कितने घर बनाते होंगे दिल्ली में? आप बता दीजिए कितने होंगे? 1 या 2? और कैसे बनाते हैं हम सबको पता है। हम कौन से राजा रजवाड़े घर से हैं? तो कहानी ये है सर कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। उनके पास पहले से ही पता, 2013 से पता था, डीडीए फाइल लेके बैठे हुए, अधिकारी इनके काम नहीं कर रहे, समाधान ये खुद नहीं दे पा रहे हैं, और एमसीडी में होते हुए कंस्ट्रक्शन खुद नहीं रोक पाए हैं। और आज ये विपक्ष पे सवाल उठाते हैं, अरे हम तो 2012 के बाद आए हैं, आप तो पहले से 10 साल पहले से बसे पड़े हो वहां पे, वो समझ रहे हैं? तो जवाब इनके पास है नहीं, और इनको पता ही नहीं कि ओजोन के बारे में क्या होना था क्या नहीं है। तो इनको लोगों के सपने तोड़ने हैं, घर तोड़ने हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने हैं इस देश में कि हम विकसित भारत कर देंगे, फलाना कर देंगे, दिल्ली को कर देंगे। अरे सर, दिल्ली का वेल प्लान तो आप कर नहीं पाए, आप यमुना पे तो आप कर नहीं पाए, एसटीपी आप 1 साल में कोई नया ले नहीं पाए हो। आप 14 जून को तो आप 1 साल बाद तमाशा करोगे यमुना पे कि हाँ जी हमने साफ किया, 45 पॉइंटर कुछ। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, मुद्दों को छुपाने के लिए, दिल्ली में दहशत का माहौल बनाने के लिए बुलडोजर ले रहे हैं कि आपसे कोई ये ना पूछे कि हीट वेव के प्लान क्या है, आपसे कोई ये ना पूछे। ठीक है विष्णु जी, राय तपन भारती जी हैं। सर का मैं बार बार कहता हूं, एक लंबा एक्सपीरियंस है दिल्ली को, और विशेष तौर पर जो शहरीकरण है इसको सर बड़े सब्जेक्टिव तौर पर देखते हैं। सर देखिए, एक तरफ सरकार कह रही है कि एक्शन नहीं होगा, दूसरी तरफ बुलडोजर गरज भी रहे हैं। थोड़ा समझाइए सर, क्या सरकार ने जो वायदा कर दिया है उस वायदे को पूरा करने के लिए बगैर बुलडोजर के वो वायदा पूरा हो नहीं सकता। अगर आपको यमुना बेल्ट को साफ करना है, यमुना का फ्लो बढ़ाना है, तो बेल्ट भी साफ करना होगा। मतलब कहीं ना कहीं मैंने कल परसों भी इस पे जब बात हुई, मैंने कहा था कि दिल्ली की जितनी समस्याएं हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। हर समस्या कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप एक का समाधान करेंगे तो ही दूसरे का समाधान होगा। एक का समाधान करके आप एक का अगर समाधान करने के लिए जाएगा, 3 को छोड़ दीजिएगा, तो पता चला आप चारों का समाधान नहीं कर पाएंगे। आपको चारों पर एक साथ हाथ डालना पड़ेगा, और उसके बाद आपको 6 महीने, साल, 1.5 साल में कुछ अच्छा रिजल्ट दिखेगा। सर देखिए धर्मराज जी, एक तो किसी भी शहर का मास्टर प्लान होता है। मास्टर प्लान हमने हर पार्टी की सरकार में सुना, कांग्रेस के जमाने में भी सुना कि मास्टर प्लान है, दिल्ली बहुत सुंदर हो जाएगी। बीजेपी का भी मास्टर प्लान मैंने सुना, आम आदमी पार्टी का भी मास्टर प्लान आता रहा। तो
क्या मास्टर प्लान का हश्र है वो आपको ये जो दृश्य दिखा रहे हैं उससे समझ में आ रही है। सबसे पहले आम दर्शकों को ये बताने की जरूरत है, ये जो बुलडोजर से गिराया जा रहा है यमुना तट के किनारे, खास करके ईस्टर्न दिल्ली का इलाका है, इसका श्रेय सरकार को कतई नहीं जाता है, ये इसका श्रेय एनजीटी को जाएगा। एनजीटी में ये मामला गया कि नदी के तट पर अवैध मकान बनते जा रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। उन मकानों से जो नाली निकल रहा है वो सीधे यमुना नदी में गिराया जा रहा है, जिससे यमुना और गंदी हो रही है। ये जब मामला एनजीटी के जज के सामने आया, उनके सामने ये रखा गया, तो उन्होंने आदेश दिया कि तत्काल बंद किया जाए। अब सरकार ने उसकी व्याख्या ये की है कि जो पुराने हैं, पुराने का की परिभाषा क्या है मैं नहीं जानता हूँ, 20 साल या 30 साल पहले जो बस गए, हाल फिलहाल जो बसे हैं 8-10 साल में, उनको इस अतिक्रमण ध्वस्त करने के अभियान में शामिल किया गया है। मतलब जनता के बीच में ये मैसेज दे रहे हैं कि घबराओ नहीं, बहुत सारे लोग अभी बने रहो, और जो नए बनाए हैं उनमें से एक तो ऐसी इमारत की दीवार, जेल की दीवार की तरफ 25 फुट ऊंची बनी। ये 25 फुट ऊंची दीवार खड़ी करने में न जाने कितने दिन लगे होंगे, कितने ट्रक ईंटें आए होंगे। ये किनके संरक्षण में है? राष्ट्रीय राजधानी का हश्र है कि नदी के किनारे, नदी के तट पर जमीन किसका है? सिंचाई विभाग का है, नहीं तो गैर मुजरूया जमीन है। मतलब कि आम आदमी की जमीन नहीं है और लोग कब्जा करते गए। तो हम पार्टियों के बहस में नहीं फंसे हैं कि बीजेपी ने ये गलती की, कांग्रेस ने ये गलती की। हम तो तटस्थ भाव से ये देखते हैं कि नदी का प्रबंधन दोनों के जिम्मे आता है। संघीय सरकार का भी जिम्मा है और दिल्ली सरकार का भी जिम्मा है। लेकिन इस अभियान में मैं 2 एजेंसियों को देख रहा हूं कि उनके ऊपर भार आया है एनजीटी के ऑर्डर का, एमसीडी और डीडीए। डीडीए के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन एमसीडी के पास पैसे की कमी है, लेकिन अदालत का आदेश है तो वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब इसमें संयोग से इस आज जो कार्रवाई हुई इसमें संयोग से आम आदमी पार्टी का पार्षद का भी अतिक्रमण किया हुआ मकान या जो भी कहिए, जैसे भी उन्होंने खरीदा, पता नहीं क्या तरीके से खरीदा, उनका भी ध्वस्त कर दिया गया। उनके पिताजी, उनके परिवार वाले अपने दावे कर रहे थे। तो ये पार्षद और विधायकों का हश्र है कि वो स्वयं अतिक्रमण करके जमीन, सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो आम जनता क्या सीखेगी? सर अच्छा, सर इसमें एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, ये जमीन का जो खेल है ना, एक लाइन मुझे बोलने दीजिए। ये जमीन का खेल पूरे एनसीआर में चल रहा है। मुरादनगर हो, गाजियाबाद हो, हापुड़ हो, गुड़गांव हो या मानेसर हो, सभी जगह चल रहा है और आम आदमी फंसता चला जा रहा है। सर एक बात बताइए सर, एक बहुत लेमेन वाला सवाल है कि अगर जैसे आपने कहा कि जो राजनेता हैं, चाहे वो पार्षद हों, विधायक हों या किसी पार्टी में बड़े ओहदे पर हों, उन लोगों की तरफ से भी ये खेल किया जा रहा है, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये काम जो हो रहा है ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हो रहा है, इसमें कोई छूटा नहीं है, सब अपने अपने हिस्से से कर ही रहे होंगे, किसी का कम किसी का ज्यादा? देखिए, चुनाव घोषणा पत्र में एमसीडी हो या विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ये अनिवार्य नियम है चुनाव इलेक्शन कमीशन का कि आपको घोषणा करनी पड़ेगी। आपने कितना धन संपत्ति बटोरा है बताना पड़ेगा। इस पार्षद ने यदि चुनाव घोषणा पत्र में इस संपत्ति को छुपाया है तो ये अपराध के भागी हैं, इनके ऊपर क्रिमिनल केस बनता है हर हाल में। और क्रिमिनल केस चुनाव आयोग में झूठी रिपोर्ट देने के नाम पर और संपत्ति सरकारी जमीन हड़पने के नाम पर, ताकि जब पार्षद या विधायक को सजा मिलती है ना धर्मराज जी, तो आम जनता में एक दहशत पैदा होता है कि इस मोदी राज में या जो मैडम मुख्यमंत्री हैं उनके राज में कोई वीआईपी भी नहीं बच पाएगा। तो आम जनता फिर गलत काम करने से डरती है, सहमती है। मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली को सुंदर ढंग से सजाने की जिम्मेदारी न केवल सरकार की है, जनता की भी है। दिल्ली के स्कूलों में भी दिल्ली के बारे में पढ़ाने की जरूरत। सर मैं आपके पास आता हूं। मुन्ना खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुन्ना खान साहब, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बताइए सर, बुलडोजर गरज रहा है और बुलडोजर अब पार्षदों के भी ठिकानों पर चल रहा है,
अलग बात है कि पार्षद आम आदमी पार्टी का है, तो इसको आप पॉलिटिकल मोटिवेटेड ज़्यादा देखते हैं या आप नियमों का पालन होता हुआ ज़्यादा देख रहे हैं? सवाल किससे धर्मराज जी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? मुन्ना जी आपको आवाज़ आ रही है? सवाल हाँ धर्मराज जी आप आ रही है। आपने नाम नहीं लिया था ना, इसीलिए मैं। अरे सर, मुन्ना खान साहब जी का सब लोग स्वागत कर लीजिए। नीरज जी, राय तपन भारती जी, विष्णु पांडे जी, मेरे तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत सर। हाँ, मेरा सवाल ये था सर कि दिल्ली में बुलडोजर गरजने लगा है और इस बार तो पार्षद के ठिकाने पर बुलडोजर पहुंच गया। आप इसको नियमों का पालन होता हुआ देख रहे हैं या आपको लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड था? एक बशीर बद्र का शेर है, इरशाद जमाने गुजर जाते हैं एक घर बनाने में, हाँ। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हाँ। आज सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि अगर ये जमीन अनलीगल था, इस पे अवैध कब्जे हो रहे थे, तो ये सरकार कहाँ सो रही थी? और आप कह रहे हो कि 10 साल से जो अवैध कब्जे हुए हैं उसे हटाया जाए, तो इसका मतलब है कि 10 साल से जो अवैध कब्जे हुए उसमें आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो ये अवैध कब्जे में ये कह रहा हूं कि आप कार्रवाई करो, लेकिन धर्मराज जी एक समझने की बात है, कार्रवाई के साथ साथ उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जिस ऑफिसर के अधीन ये कंस्ट्रक्शन को किया गया, ये बिल्डिंगें खड़ी हुई, इस जमीन को कब्जा किया गया। आप आज देखिए क्या यथास्थिति है कि अगर आप अपने गली में 50 ईंट, एक सीमेंट के कट्टे और एक बदरपुर के कट्टे गिरा दें, आप 15 से 20 मिनट में अधिकारी आ जाएंगे, क्या हो रहा भाई, ये छज्जे बना रहे, हमारी सेवा कहाँ है? तो जब ये काम होंगे तो कब्जे तो इसी तरह बढ़ते जाएंगे। तो नकेल कसने की जरूरत वहां भी है। आज हमारे यहाँ निगम पार्षद है, उसने अपने चुनाव के समय में जो संपत्ति लिखाई उससे 20 गुना उसकी संपत्ति बढ़ गई। कहाँ से आ गया ये? कैसे हुआ ये? क्या ये उगाई नहीं चल रहा? सवाल ये है कि जांच सभी की होनी चाहिए, कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि मोदी जी के शासनकाल में, रेखा जी मुख्यमंत्री के शासनकाल में भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए सरकार सदैव तैयार है। भाई साहब, 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री के नाक के नीचे और मुख्यमंत्री के नाक के नीचे स्वास्थ्य मंत्रालय से 650 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये तो तब पता चला जब एक कांग्रेस के वर्कर ने आरटीआई लगाई। तो सवाल ये है कि आप दूध से धुले आप नहीं कह सकते। भ्रष्टाचार की अगर सीमा देखा जाए तो सबसे ज्यादा तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त हुआ है। तो भ्रष्टाचार की बात ना करे बेहतर है, कार्रवाई की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कुछ गरीब मजदूर लोग हैं जिन्होंने अपना आशियाना बनाया, वो दिल्ली के नहीं बाहर के हैं, कोई बिहार से, कोई झारखंड से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बंगाल से, कोई उड़ीसा से है, उसके जो आज घर तोड़े जा रहे हैं। तो क्या सरकार ने एक सुनिश्चित जगह तैयार की? हाँ भाई, आपका घर तोड़ रहे हैं, आप 10 गज या 12 गज एक चारपाई के बराबर आप यहाँ जगह ले लें और अपने बच्चों का परवरिश करें। ऐसा किया नहीं किया। कांग्रेस के शासन काल में अगर कोई जगह सरकार को चाहिए थी या कोई अनलीगल बसा हुआ था तो सबसे पहला काम उसे नरेला भवाना की तरफ जगह देने का काम किया, न कि उसे घर से बेघर करने का काम किया। आज आलम यह है कि आज लोगों को वो जुमले याद आ रहे हैं जो बीजेपी के प्रचार के दौरान कहा करते थे, जहां झुग्गी वही मकान। आज ये हाल है कि जहां मकान वही शमशान। आज आइए देखिए क्या हालत है। कई लोग हैं वो डर से घर में सो नहीं पा रहे, उसे रातों की नींद उड़ी हुई है, बच्चे उसके परेशान हो रहे, जिनके घर टूटे हैं उसके 8-8 साल के बच्चे बिलखती धूप में, अभी गर्मी देखिए, ये जुलाई का महीना चल रहा है, तपती धूप है, उसके बाद जो 10-10, 12-12 साल के बच्चे कभी प्लास्टिक कभी पेड़ के नीचे सर छिपाए घूम रहे। तरस आता है ऐसी देख करके। ये यथास्थिति भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अरे उम्मीद से दिल्ली की जनता ने आपको वोट देने का काम किया, आप रोजगार तो नहीं दे सके, व्यापार तो नहीं बढ़ा सके,
मीठा पानी तो नहीं दे सके, कम से कम किसी के आशियानों को उजाड़िए तो मत। ये ऐसा घिनौना काम तो मत कीजिए। अगर आपको जगह चाहिए, जमीन चाहिए, तो पहले सर आप उसे सुनिश्चित कीजिए कि आपकी जगह है। आपके 100 गज थे, मैंने आपको 10 गज दिया, आप इसी में गुजारा करो। सरकार ठीक है सर, कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, प्लीज सर बोलिए। देखिए, जैसे खान साहब बोल रहे हैं कि इन्होंने बीजेपी ने बसाया, शायद इनको मालूम ही नहीं है सज्जन कुमार जी के बारे में, शायद इनको मालूम नहीं है जगदीश टाइटलर के बारे में, शायद इनको मालूम नहीं है अजय माकन के बारे में। पूरे दिल्ली में अगर ऑथराइज किसी ने सबसे ज्यादा बसाया है तो उस शासनकाल में बसा है। दूसरा बात इन्होंने कहा कि जब घर नहीं था तो घर देने का काम कांग्रेस किया। एक भी झुग्गी वाले को पूरे, मैं 27 साल 28 साल के इतिहास की कहानी आपको बता रहा हूँ, कोई झुग्गी वाले को अगर किसी ने मकान देने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने फ्लैट देने का काम किया है। चाहे वो 5000 फ्लैट दिया गया हो या 8000 दिया गया, इन लोगों ने सिर्फ ठगा। और मकान कहाँ बनाया? नरेला में, जो खंडहर बन गया। और इस दिल्ली की जनता की पैसा से बना हुआ वो मकान खंडहर बन के ढह गया, लेकिन झुग्गी वालों को नहीं मिल पाया 27 साल में। और हम आए नहीं, कांग्रेस टेन्योर में 48,000 के करीब घर बने थे, 48,000 या 50,000 के अराउंड में एग्जैक्ट फिगर का। सत्ता में आने से पहले हमने झुग्गी वालों को फ्लैट का चाबी दिया है, कालका जी हो चाहे जेलर वाला बाग हो, ये हम पर नहीं फिंगर आउट कोई कर सकता है। और ये उसी बेल्ट में था ना मुन्ना जी, नरेला बुराड़ी वाले जोन में ही था ना ये बना हुआ, कहीं पे 48 से 50,000 के आसपास था। बिल्कुल बिल्कुल, तो घर तो उनके टाइम में बिल्कुल सही है, इसमें पैसा भी लिया गया था। 52,000 घर, क्योंकि 2000, अरे मित्र हमारे सुन तो ले, मित्र हमारे सुन लो। देखिए, सरकार 2014 के बाद कांग्रेस की रही नहीं धर्मराज जी, तो 2014 के उनका दायित्व था कि जो बने हुए कांग्रेस के मकान थे वो दे दे, लेकिन नहीं, इन्हें अपमान सा लग रहा था कि मैं कांग्रेस के बनाए हुए मकान को दे दूं, मैं उन्हें राहत दे दूं, उन गरीबों को राहत दे दूं। ये बड़े शर्म की बात है। तो पिछले कार्यकाल में, पिछले शासनकाल में जो प्लॉट तैयार हुए, जो फ्लैट तैयार हुआ, उन गरीबों को आवंटित नहीं कर पाए ये लोग। ये क्या बात करेंगे विकास की? अभी भी 14 ऐसे बुदा में जहाँ पे टूटिया, नल, पाइप वो ऐसे के डिजिट रखे हुए। अरे वो खंडहर हो गया है, वो देने का मतलब है कि मौत से खिलवाना। आप सुनिए तो सही, 14 साल में पिक्चरें धुंधली हो जाती, वो मकान है। ये रख रखाव करने का काम आम आदमी पार्टी का था और भारतीय जनता पार्टी का था। आपने रख रखाव किया? आपने क्या किया? कोई ऐसा स्कूल जो आपने बनाया हो, कोई फ्लाईओवर बनाया हो, कोई रोड जिसे आप रेड लाइट फ्री की हो, कोई ऐसे हॉस्पिटल आपने बनाए हो, कोई एक काज तो बताइए। चाहे मोदी जी ठीक है, बता रहे हैं। हाँ बोलिए सर, ठीक है, शासनकाल में हो। ठीक है, सुनिए, हम जो बोल रहे थे कि सत्ता में आने के पहले, हमारी दिल्ली में सरकार बनने के पहले हमने गरीबों को, झुग्गी वालों को फ्लैट दिया। ये दुनिया जानती है, मीडिया जानती है, दिल्ली की जनता जानती है। हम सत्ता में आने के साथ ही स्वच्छ और सुंदर दिल्ली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दिए। शपथ के दिन के साथ ही मां जमुना की सफाई शुरू करा दिया गया। छठ घाट पर जो छठ घाट रोक दिया गया था, हमारी संस्कृति को खत्म करने की प्रयास किया गया था 27 सालों में, वो जमुना तट पे छठ घाट हुआ है। हमने क्या किया? आप कह सकते हैं 1 साल में हमने जो किया, आपने 27 साल में नहीं किया है। और हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, पाक साफ है हमारी मंशा कि हम दिल्ली की जनता के लिए आए और जो मैनिफेस्टो हमारी आई है उसको हम पूरा करेंगे। 5 साल बाद हमारा भी रिपोर्ट आएगा और आप लोगों का भी आया है, देखिएगा। तुगलकाबाद से बुरारी तक अगर अवैध कब्जा किसी ने करवाया है पिछले 27 सालों में, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने करवाया है। खुद भी किए, फार्म हाउस बनाए, जमुना लैंड हो चाहे फॉरेस्ट का लैंड हो या सरकारी लैंड हो, और लोगों में बांट दिए, बंदर बांट कर दिए। गरीब जनता का पैसा लेके अपना महल बना लिए और उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, चाहे वो बिहार। सर मैं आता हूँ, सर मैं आता हूँ आपके पास। देखिए, जिस ओजोन को लेकर हम बात कर रहे हैं ना, इस ओजोन के साये में दिल्ली के लाखों लोग इस वक्त संशय में हैं। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। दिल्ली में यमुना तकरीबन 22 किलोमीटर बहती है, तो यमुना किनारे बसे लाखों लोगों के बीच ओजोन को लेकर असमंजस और चिंता का माहौल बना हुआ है। सरकार ने साफ किया कि पुराने निर्माण नहीं हटाए जाएंगे, लेकिन नए निर्माण पर पूरी तरीके से रोक रहेगी।
इसके बावजूद लोगों का कहना है कि पुराने नोटिस और चेतावनी वाले बोर्ड अब भी डर पैदा कर रहे हैं। तस्वीर यमुना बाजार की है, जहाँ फ्लड एंड इरिगेशन विभाग की तरफ से लगाए गए बोर्ड साफ बताते हैं कि यह इलाका ओजोन यानी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है और यहाँ नया निर्माण प्रतिबंधित है। दिल्ली में यमुना के किनारे करीब 20 किलोमीटर के दायरे में ऐसे कई इलाके हैं जिनमें यमुना बाजार, मजनू का टीला और बुराड़ी का बड़ा हिस्सा शामिल है। ये कह रही है वोट ना पहली बार लगे, कभी नहीं लगे वोट। परेशानी क्या होती है, अपने सामान निकाल कर बाहर हो जाते हैं, इतना पानी थोड़ी ना आता है जो डूब जाएंगे या मर जाएंगे। पैदाशी यहाँ की है, यहीं रह रहे हैं, सारे काम यहीं हो रहे हैं, फिर कहाँ जाए छोड़ के, ये बताओ। हाँ नोटिस लगाए थे, कह रहे खाली कर दो, हमने तो खाली करा नहीं अभी। पानी तो बढ़ता है मगर उस तरीके से नहीं बढ़ता जो किसी का नुकसान हो, नुकसान होने से पहले हम बाहर हो जाते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसको देख के बोर्ड को दिक्कत हो रही है, कोई आके रात में कोई आके कोई कर दे, कोई बच्चों को सो रहे आदमी सोते होते मैं क्या देखेगा। हम तो यहीं रहते हैं और हम कहीं जाते नहीं है, अपनी बोट चलती हैं, बल्कि डीडीए को, एमसीडी को हम खुद अपनी बोट देते हैं, गोताखोर देते हैं। मेरे पे 8-10 गोताखोर हैं जो मैं खुद फ्री में देता हूँ। और फिर यहाँ ओजोन का बोर्ड लगा दिया, हम यहीं रहते हैं, हम कहीं जाते नहीं, हमें कोई डर ही नहीं है यहाँ से। तो चलिए एक बार फिर से अपने चर्चा की तरफ लौटते हैं। विष्णु जी, अब मैं आपके पास आता हूं सर। देखिए, अगर जैसे आप लोग बता रहे हैं कि ये गलत हो रहा है दिल्ली के लोगों के साथ, आप लोग बड़ी मजबूत स्थिति में इस वक्त दिल्ली में विपक्ष के तौर पर हैं, चाहे विधायकों के मामले में हो या फिर पार्षदों के मामले में, आप लोगों की संख्या मजबूत है, एक मजबूत विपक्ष दिल्ली में। ऐसा नहीं कि विपक्ष बिल्कुल साफ है, दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन इस ओजोन के मामले में, और मुझे लगता है कि पिछले कुछ इस बात से हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं राय तपन भारती जो भी सहमत होंगे, पिछले कुछ समय में इतनी बड़ी आबादी पर इतना बड़ा संकट पिछले कुछ समय में नहीं आया है, जिसमें इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा क्षेत्र किसी एक फैसले से उसकी जद में आ रहा है और जिन पर खतरा मंडरा रहा है। मसला यह है सर कि आप लोगों की लड़ाई उन लोगों के लिए नजर क्यों नहीं आ रही विपक्ष का। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं देख लेता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, बाइट दे दिए जाते हैं, एक्स पर वीडियो पोस्ट कर दिए जाते हैं, बट असली लड़ाई जो ग्राउंड की होती है विपक्ष के नाते, लोगों के बीच जाना, खड़ा होना, वो क्यों नहीं हो रहा सर? देखिए मेरा जो मैं आता हूं सर, मैं आता हूं राय तपन भारती जी, मैं आपके पास आता हूं। पहले विष्णु बता दें, फिर आप इस पर आप रिस्पॉन्ड कर देना। हाँ जी विष्णु जी। हमारे ऐसा नहीं है, हमारे जो विधायक हैं वो लोगों के बीच जाते हैं, उनके साथ खड़े, कुलदीप जी को देख लीजिए, चाहे संजीव जी को देख लीजिए, जिनके क्षेत्र में समस्याएं हैं। बात ये है कि आखिर उनके जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो वो अधिकारी सारे के सारे जिन्होंने इस करप्शन को बढ़ावा दिया, उनको रोका नहीं। अगर वो जगह, ऐसा नहीं है कि वो रातों रात कोई फरमान आ गया, वो तो अधिकारी को शुरू से पता है वहां के मामले में। और वहां पे अभी मेरे साथी हमारे क्या करते हैं, एक ईंट बिल्कुल गिर जाए और वहां पे तुरंत पहुंच जाते हैं अधिकारी। नहीं तो विष्णु पांडे जी, आप मेरा सवाल नहीं समझे। वो ठीक है, विधायक आपके जाते होंगे, मेरा मसला ये है कि अगर मेरे घर पे बात आ गई है और मुझे पता है कि विष्णु जी मेरे साथ अगर खड़े होंगे तो मेरा घर बच सकता है, तो मैं 24/7 जब आप रात के 2 बजे बुलाओ, दोपहर के 2 बजे बुलाओ, 45 डिग्री में बुलाओ, 5 डिग्री में बुलाओ, मैं आपके साथ आ जाऊंगा, जहां बोलेंगे वहां पहुंच जाऊंगा। तो जब इतने 15 लाख की आबादी प्रभावित हो रही है, मिलना जुलना नहीं, एक मूवमेंट इसके खिलाफ क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे हैं? सड़क पर जो मूवमेंट होती है जिसमें लोग मोबिलाइज होते हैं और जो भी योजना है, जो भी कानून है, उसकी मुखालफत करते हैं। नहीं, संजीव जी गए तो थे, संजीव जी को आपने देखा था। संजीव जी जब पहली बार ये न्यूज में आया, संजीव जी लोगों को इकट्ठा करके गए थे। कहाँ गए थे? मनोज जी के घर पे गए थे। मनोज जी को क्या लगा कि ये तो गुंडागर्दी करने आ गए, तो उसी उन्नाव वो प्रतिनिधि है, वहां के विधायक है, और वो अपने सांसद से मिलने जा रहे थे, लोगों को लेके जा रहे थे। अब वहां से बिना उनकी बातें सुने उठाया और सीधा 20 किलोमीटर दूर पुलिस थाने भेज दिया। उसके अगले दिन भी आपने देखा होगा कि इस तरीके से हमारे जो पार्षद विधायक उनके घर में ऑलरेडी हाउस अरेस्ट कर रखा है कि आप बाहर नहीं जा सकते इस मुद्दे पे। तो आदमी को जब आप हाउस अरेस्ट ही कर लेंगे, आप पुलिस ही उनके घर में भेज देंगे, तो कैसे आदमी जब आवाज
वहां पे उठाएगा, बता दीजिए। ये तो जग जा ही रहे, सबने देखा है। अगले दिन फिर से उठा लिया, मतलब आप आवाज तो उठाने दे ही नहीं रहे ना। आप किसी घर में जाकर बैठ जाएंगे, नहीं आप बाहर नहीं जाएंगे, आपकी परमिशन नहीं है जी, आप माहौल खराब कर रहे हैं। अरे कोर्ट जारी थी, ये बात ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर लेके कौन आया? चलिए ठीक है सर, ठीक है विष्णु जी, मैं समझ गया। रायतपन भारती जी, इस पे तो आप भी मुझे लगता है, मैं आता हूँ नीरज जी, आता हूँ। एक बात बताइए, जब इतनी बड़ी आबादी इससे प्रभावित हो रही है सर, मैंने अपना एक एग्जांपल खुद का दे दिया है, अगर कि मेरा घर टूटने पे आएगा और मुझे पता है कि रायतपन भारती जी मुझे हेल्प आउट कर सकते हैं, तो आप जब बुलाओगे, जिस परिस्थिति में बुलाओगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। एक विधायक अगर सांसद के घर पे जाता है कुछ लोगों को लेकर, हमारे यूपी, बिहार, झारखंड में ऐसे ऐसे विधायक हैं, वो घर से निकलते हैं तो 100 लोग तो ऐसे उनके साथ चलते हैं, तो उनको अब मूवमेंट थोड़ी कह सकते हैं कि 100 लोग लेके चल रहे हैं। वो मसला ये है कि आप सड़क पे एक बड़ा मूवमेंट, उन लोगों को कॉल कीजिए, बुलाइए कि वो एक पर्टिकुलर जगह पर प्रोटेस्ट कीजिए उस कानून के खिलाफ, जहां पर दिखे कि 40-50 हजार लोग आपके साथ खड़े हैं। अगर 15 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं, 1 लाख लोगों का 1 लाख घर टूट रहे हैं और आप 50,000 लोग इकट्ठा नहीं कर पा रहे, मतलब या तो लोगों ने मान लिया कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया, या फिर आप के साथ वो नहीं, आप पर भरोसा नहीं कर रहे। देखिए, जुडिशरी जब कोई जजमेंट लेती है ना, तो उसको तो लागू करने के लिए पूरी शक्ति सरकार लगा देती है। वो शक्ति आज हमको दिखाई पड़ रही है। आम जनता कुछ नहीं कर सकती है। आंखों में आंसू है, रो रहे हैं, कलप रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि मेरा लाखों रुपए इसमें डूब गया। इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो है कि भारत में जो व्यवस्था है, समुद्र की रक्षा, समुद्र और समुद्र तट की रक्षा के लिए इंडियन कोस्टल गार्ड का निर्माण किया गया है। आपने कहीं पढ़ा कि नदियों की रक्षा के लिए कोई पुलिस बल है या कोई इस तरह का? ऐसा अब तक प्रयास नहीं किया गया, न इस पर चिंतन किया गया। बात आई है प्लानिंग कमीशन में, नीति आयोग में भी इस पर बहस हुई, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि लोगों को वोट। दूसरी बात और है, समय कम होने के कारण मैं बहुत ज्यादा लंबी बातें नहीं करता हूँ, कि हर पॉलिटिकल पार्टी में धर्मराज जी, ये सत्य है कि नहीं कि रियल एस्टेट के कारोबार वाले मेंबर हैं और उनको पदाधिकारी बनाया गया है, और वो बीजेपी का झंडा, कांग्रेस का झंडा, आम आदमी पार्टी का झंडा लगाकर सीना तान कर घूमते हैं। मैं अपने आसपास भी ऐसे लोगों को देखता हूँ जो पॉलिटिकल, वो उनका मकसद है रियल एस्टेट में गलत या सही तरीके से कमाई करें। जमीन, नदी के, जैसे गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे की बहुत सारी जमीनें बेच दी गई, इसी तरह दिल्ली में यमुना के किनारों की जमीन बेची गई। ये किसके बल पर बेचा गया? पॉलिटिकल दम पर बेचा गया। क्योंकि आपने पदाधिकारी बना रखा है, पदाधिकारी बनाने की अनुमति किसने दी? दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने दिया होगा। पूरा एक सिस्टम है, उनको पता है कि वो मिस्टर ए जो है वो रियल एस्टेट का धंधा करते हैं, और बीजेपी में या आम आदमी पार्टी में या कांग्रेस में इसलिए आए हैं कि ये उसका पटाक्षेप कर सके, पर्दा डाल सके कि वो क्या कर रहे हैं, उनको संरक्षण। पुलिस भी उनके साथ कड़ाई से पेश नहीं आती है, ये कमी है। तीसरी बात है कि लोग कानून से डरेंगे। कानून आपका साफ दिखाई पड़ना चाहिए कि नदी के किनारे की जमीन, जो सरकारी जमीन या गैर मजरूआ जमीन यदि आप कब्जा करेंगे तो आपको 10 साल या 20 साल की सजा होगी। साल 2 साल की सजा देने से काम नहीं चलेगा। इस कानून में अमेंडमेंट करने पर भी बहस होनी चाहिए, संसद में बहस होनी चाहिए, विधानसभा में बहस होनी चाहिए। तो कितनी गंभीरता है हमें और आप सबको पता है। जब मैं करीब 30 साल पहले दिल्ली एनसीआर में आके बसा, तो मैं स्कूटर से पत्रकारिता करने के दौरान बहुत सारे एरिया घूमता था, बवाना हो या नरेला हो या द्वारिका है। द्वारिका के और उत्तम नगर के इलाकों में मैं देखता था कि खुली जमीन दिखती थी। तो कुछ लोग बोर्ड लगाकर वहां देखते थे कि खेत की जमीन बिक रही है। मुझे बड़ा बुरा लगता था कि ये खेत की जमीन बिक रही है, सड़क की चौड़ाई बहुत छोटी चौड़ाई है, मतलब मुश्किल से 20 फीट की चौड़ी सड़क। मैं बड़ा विरोध करता था कि 20 फुट की सड़क वाले जो जमीन है उसको नहीं खरीदना है, लेकिन मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों ने, बहुत सारे मित्रों ने खरीद लिया। अब मैं उनके पास जाता हूँ तो मेरी कार वहां नहीं जा पाती है। मैं मेट्रो से जाता हूँ, ई रिक्शा करके उनके घर पर जाता हूँ, क्योंकि इतनी संकरी सड़क है
कि आप कार चला ही नहीं सकते, अपने वाहन से जा ही नहीं सकते हैं। तो दिल्ली का इतना बुरा हाल है, बुरा हाल करने के लिए इसमें कोई शक नहीं है कि नेताओं ने, विपक्ष का नेता हो या सत्तारूढ़ पार्टी का नेता है, इन्होंने अपराध किया है दिल्ली के साथ, दिल्ली को बर्बाद किया है। अभी परसों नीति आयोग में शायद ये चर्चा हुई है कि दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए 4 उपनगर को बसाना है, बसाने का प्लान बन गया है। उसके लाखों रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए उसके लिए अलॉट किया जाना है। ये जगह किस एरिया में होगा नहीं बताया गया, लेकिन प्लानिंग ये है कि इतनी तेज रफ्तार ट्रेन चलेगी, हाई स्पीड ट्रेन, कि 30 मिनट में पहुंच जाएगा। पता नहीं ये मानेसर के पास होगा या ग्रेटर नोएडा के पास होगा या बागपत के पास होगा, कहाँ होगा। ये इनको एहसास तो हो रहा है कि बढ़ती आबादी ने दिल्ली को चलिए सर, ठीक है, है। मैं सर अब मैं समझ गया, आप टाउन प्लानिंग की बात कर रहे हैं। अब मसला ये है कि वो जब होगा तब होगा, लेकिन अभी तो लेकिन अमल कब होगा? जब 3 करोड़ की आबादी दिल्ली की हो जाएगी तब अमल में आएगा ना। मसला तो वही है। अब मैं नीरज आपके पास आखिर में आता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं सर, देखिए आप हो, आपकी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी मुखालफत तो आम आदमी पार्टी हो मुखालफत खूब कर रही है, लेकिन सर ने जैसे कहा कि कानून जब कोर्ट कुछ कहता है तो सरकार उस पर बड़े तसल्ली बख्श तरीके से उस पर अमल करती है, मजबूरी में करे या खुशी से करे, उनको करना पड़ता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज डरती हैं भीड़ देखकर, कोई भी पार्टी हो। अगर आज दिल्ली की सड़कों पर ओजोन के खिलाफ कहीं पर कोई एक प्रदर्शन हो जाए जहां पर 40-50 हजार लोग जुट जाएं, तो सरकार के कान खड़े हो जाएंगे स्टेट से सेंटर तक। ये तो मैं मानता हूं, वो करे ना करे, कुछ क्या करते हो अलग बात है, लेकिन अगर भीड़ इकट्ठा हो गई इस इशू को लेकर किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, तो सरकार के कान खड़े हो जाएंगे। तो विपक्ष किसी के घर के टूटने पर भी ये काम क्यों नहीं कर पा रहा? मुन्ना खान जी। जी देखिए, विपक्ष बार बार आवाज उठा रहा है। आज भी हमारा तिमारपुर में प्रदर्शन था, विपक्ष बार बार कह रहा है, मैंने आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी कहा है कि गरीबों के घर को, गरीबों के आशियाने को इस तरीके से उजाड़ना ये कतई उचित नहीं है। आप उसे पहले रहने की व्यवस्था दें। आपने वादा किया था चुनाव के दौरान, झुग्गी वालों से वादा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान। आज आप मकान वाले को तोड़ रहे हैं। सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विश्वासघात कर रही है। और एक एरिया नहीं बंधा हुआ है, एक एरिया सीमित नहीं है, हाँ इसी एरिया में तोड़ा जाएगा। आज पूरी दिल्ली में मकान टूट रहे हैं और लोग दहशत में, कई लाख लोग बेघर हो रहे। इसे भारतीय जनता पार्टी कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के 1-2 नेताओं से भी मेरी बात हुई, मैंने बोला यार ये सारे आपके वोटर थे। बोले वोट से हमें क्या मतलब है, हमारा वोट तो ईवीएम देता है। खुले तौर पे बोला, मैं सार्वजनिक तौर पे नाम नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा, बोला ये कोर्ट का आदेश है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब कोर्ट आपके कहने पे एक सरकार के राय से और सरकार के मशवरे से कई बार फैसले को पलटा गया है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि कुछ दिन की राहत देकर के पहले इन लोगों को वहां शिफ्ट किया जाए, फिर आप अपनी जगह पे बुलडोजर चलाएं या जो मर्जी हो, आप अपने जिस तरीके से जमीन चाहिए आपको आप ले सकते हैं, लोग आराम से तसल्ली बख्श खाली कर जाएंगे। तो सवाल ये शाह और शहनशाह ये किसी की नहीं सुनेंगे। अब इनके विधायक को कहो तो कहते हैं कि सांसद को कहिए, सांसद को कहिए तो कहते हैं उन्होंने खबर कर दी है मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री का आदेश होता है कि नहीं, तो सर ये तो कोर्ट का आदेश है। सवाल एक जनप्रतिनिधि हो, आपको चिंता होनी चाहिए। आपको लोगों ने वोट दिया है, अदालत को कोई वोट नहीं देता है, वोट आपको दिया है, चुन करके आपको मुख्यमंत्री बनाया है। तो आपका दायित्व बनता है कि अगर आपके क्षेत्र में किसी तरह का विनाशकारी, किसी तरह का बुलडोजर चल रहा है, किसी के आशियाने तोड़े जा रहे हैं, तो आपका हक बनता है कि उस आवाज को बुलंद करें। देखिए अभी दल की कोई बात नहीं है, अभी दिल की बात है कि लोगों के दिल पर असर क्या पड़ रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग कितने भयभीत हैं कि जिसका घर टूट रहा हो और खड़े होकर के वो अपने लहू से घर को सींचा है, एक एक ईंट में उसके पैसे लगे हैं और मेहनत का पैसा है, पसीने से है।
ये कोई नेताओं का घर नहीं है कि दलाली के पैसे से मकान खड़े हो गए। ये गरीब मजदूर के मकान बने हुए और इस मकान को उसने अपने पसीने से सींचा है और उसके सामने घर तोड़ा जा रहा है। सोचिए उसके ऊपर क्या बीत रही है। ठीक है, हाँ अब बोले नीरज जी कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से, जरा बोलिए। अभी ये लोग जो ज्ञान दे रहे थे, सबसे ज्यादा सरकारी चाहे कोई भी अगर भूमि बेचा गया है वो तुगलकाबाद और बुराड़ी में, और दोनों जगह के विधायक का उसमें 100% भूमिका है। उनका गैंग, उनका सिंडिकेट काम कर रहा है और वो आते हैं दिखाने के लिए नहीं कि ओजोन टूट रहा है। अरे आप जांच करवाइएगा, जितने जनप्रतिनिधि विधायक हैं, जो तुगलकाबाद के विधायक कौन है पता कर लीजिए, बुराड़ी के विधायक कौन है पता कर लीजिए, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। इनकी संपत्ति की जांच करवा लीजिए। करोड़ों नहीं, कई 100 करोड़ों में इन लोगों ने सरकारी संपत्ति को और फॉरेस्ट लैंड बेच के और लोगों को मूर्ख बना के और दिल्ली को बर्बाद करने का काम इन लोगों ने किया है। और ये आज एक साल में अगर हम इसमें हमारी सरकार को कैसे आप दोष दे सकते हैं, जब एनजीटी का इस ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अगर कानून का पालन करना नहीं करना ये सरकार की भूमिका होती है और कानून का पालन हर उस व्यक्ति को करना चाहिए। आप एक बहुत अच्छी बात बोले कि जन आंदोलन हो जाए। जन आंदोलन कहाँ होता है? जहाँ सच्चाई होती है, ईमानदारी होती है और जहाँ कानून के हिसाब से लोग काम करते हैं। तो इन लोगों ने तो चीट किया है शुरू से। कैसे जन आंदोलन हो सकता है? चोरी और सीनाचोरी दोनों नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। आप बोल रहे थे वो जो बुराड़ी के विधायक हैं 100 आदमी उनके पास नहीं है। जब वो विधायक बने थे क्या था? तुगलकाबाद के विधायक को देख लीजिए, फॉरेस्ट का लैंड बेच दिया गया है। आप जाइए और उस चीज को देखिए किस तरह से लूट मचा दिए थे इनके विधायकों ने और मंत्रियों ने और इनके मुख्यमंत्री और शीश महल में रह रहे मुख्यमंत्री जी को चिंता नहीं थी। ठीक है विष्णु जी जल्दी से, सर मेरे पास समय कम, विष्णु जी जल्दी से की कोशिश कर रही है। ठीक है विष्णु पांडे जी जल्दी से क्या कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? जिन लोगों को चीट किया गया उनके बच्चों को सुनिए आप लूट की बात कर रहे हो। नीरज जी लूट की बात कर रहे हो। आपकी एजेंसी आपके पास है 12 साल, ईडी सीबीआई आप डाल दो अंदर। आप सबसे पहले डालना होगा तो परवेश वर्मा जी के अंदर डालिए। 2013 में 10 करोड़ संपत्ति थी, 2025 में 115 करोड़ रुपए हुआ है। और कहां से लेके इतना पैसा? 981% पैसा बढ़ा दिया। आप मेरी बात, अरे आप परवेश वर्मा का रेट मार सबसे पहले मार दीजिए वहां पे, परवेश वर्मा के वहां पे। अरे कमाल की बात, 10 करोड़ की संपत्ति से 115 करोड़ संपत्ति कहां से हो गई? बता दीजिए ना कहां से हो गई? एफिडेविट, कानून क्या एफिडेविट दे रखा है एफिडेविट आपने? अरे कमाल की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है कुछ कह रहे हैं सर आप? ठीक है राय तपन भारती जी कुछ कह रहे हैं सर? समय नहीं बिल्कुल जल्दी से सर। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ कि महाराष्ट्र में, बंबई में मैंने महाडा को देखा है कि झोपड़पट्टियों को हटाकर उनके लिए 32 मंजिल से 40 मंजिल की इमारतें बनाई गई। उनको एक कमरे का फ्लैट निःशुल्क फ्री दिया गया और जो जमीन बची उनमें से कुछ हिस्सों में बनाकर मिडिल क्लास को बेचा गया। तो गरीबों के पास पैसा नहीं है। जो एक रूम का फ्लैट 2 लाख में मिलता था आज से 20 साल पहले, उसकी कीमत 20 लाख 25 लाख हो गई। वो बेचारे मजबूर होकर नदी के किनारे 5 लाख 7 लाख 8 लाख में खरीद कर बस रहे हैं। तो आप गरीबों को बसाने की स्कीम लाइए। ठीक है, और ये बिना फेडरल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार के मिले हुए हो नहीं सकता है नीरज जी। इसी स्कीम के तहत तो कालका जी में दिया गया है फ्लैट। कौन दिया है दिल्ली में? चलिए ठीक है सर, ठीक है। इस योजना को बड़े हाँ सर कह रहे हैं कि नहीं नीरज जी वो सर कह रहे हैं कि आपने जो दिया वो ठीक है बट उसको कई गुना और बढ़ाइए, उसको कई गुना और। इसमें डिमांड और सप्लाई में बड़ा लंबा गैप है। जितनी जरूरत है और जितना दिया गया उसमें गैप है, उस गैप को कम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही था। नीरज तिवारी जी आपका बहुत शुक्रिया, विष्णु पांडे जी, मुन्ना खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, राय तपन भारती जी आपका।